ऋषभ बेड के दूसरी तरफ खड़ा था, जिस तरफ नन्ही की पीठ थी। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद ऋषभ एक एक कदम बढ़ाकर दूसरी तरफ चला गया, जिस तरफ नन्ही ने अपना चेहरा किया था। ऋषभ ने देखा नन्ही आंखें बंद कर सो रही थी। फिर ऋषभ की नज़र बेद पर गई, जो नन्ही से चिपक कर सो रहा था। ऋषभ ने बेद के बालों को सहलाया और मुड़कर जाने लगा। नन्ही को ऋषभ की करीबी का एहसास हो गया तो उसकी आंखें कस गईं। 2 कदम चलकर ऋषभ ने मुड़कर देखा। उसे नन्ही के चेहरे में हरकत दिखाई दी। नन्ही अपनी आंखें कसकर बंद कर अपने एक हाथ से अपनी साड़ी के पल्लू को नोच रही थी। माथे पर उभरी पसीने की कुछ बूंदें चमक रही थीं। ऋषभ मुड़कर फिर से बेड के पास घुटनों के बल बैठ गया और नन्ही के माथे पर उंगली फिराते हुए, जानता हूँ नाटक कर रही हो तुम सोने का। सो नहीं रही। तुम्हारे माथे का पसीना बता रहा है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम्हारे अपनी साड़ी पर हाथ की पकड़ बता रही है कि किस द्वंद से जूझ रही हो तुम। फिर भी कोशिश अच्छी थी, यह जताने की कि मेरा तुम्हारे आसपास होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषभ ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। ऋषभ की बात खत्म होते ही नन्ही ने अपनी आंखें खोली। सामने ऋषभ को ना देखकर वो उठकर बैठ गई। नन्ही ने साड़ी के कोने से अपने माथे का पसीना पोंछा और नजरें घुमाकर देखा तो ऋषभ दूसरी तरफ उसके बिल्कुल पास बैठा था। ऋषभ को अपने इतने करीब देखकर नन्ही पीछे होने लगी। नन्ही की आंखों के सामने अतीत के कुछ पल घूमने लगे। नन्ही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथों से बेड पर बिछी चादर को कसकर पकड़ लिया। ऋषभ नन्ही के चेहरे को एकटक देख रहा था। वो ना आगे बढ़ा, ना ही उसने कोई हरकत की। बस नन्ही को डरे सहमे हुए देख रहा था। कुछ पल बाद कोई आवाज ना आने पर, ना ही कोई हरकत होने पर नन्ही ने आंखें खोली तो ऋषभ थोड़ा पीछे हटकर नन्ही के सामने बैठा था और मुस्कुराकर उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। नन्ही ने ऋषभ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। पहले तो उसे हैरानी हुई, लेकिन फिर हिराकत से उसने नजर झुका ली और अपनी साड़ी ठीक करने लगी। ऋषभ ने नन्ही को असहज देखा तो उठकर बेड से नीचे उतर गया और उसके सामने खड़े होकर उसे देखने लगा। नन्ही ने अपना चेहरा फेर लिया। आज भी मेरा तुम्हारे करीब आना तुम्हें अंदर तक डरा देता है। जानता हूँ काम ही ऐसा किया है मैंने, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो। समझना चाह रहा हूँ तुम्हें। मैं जानता हूँ मेरा तुम्हारी नज़रों के सामने होना तुम्हें हर पल कमज़ोर करता है। फिर भी तुम आराम से मेरे साथ आ गई। ऐसे जता रही हो जैसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तुम्हारे आसपास होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। ना रोना धोना किया, ना कुछ कहा। वैभव के मॉम डैड को बचाने के लिए तुमने साइन तो कर दिए, लेकिन तुम्हारी आंखों में निडरता देखी है मैंने। पर अभी अभी मैंने तुम्हें टूटते हुए भी देखा है। तुम्हारे माथे का पसीना आंखों का डर बता रहा है कि तुम यहाँ किस तरह हो, किस तरह रह रही हो। पर तुम डरो मत, पति हूँ तुम्हारा। इस बार तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगा। एक बार चोट पहुँचाकर गलती कर चुका हूँ, दोबारा वह गलती नहीं करूँगा। मोहब्बत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और अब उस मोहब्बत के लिए कुछ भी करूँगा। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के लिए कुछ भी करेगा ये ऋषभ राय। नन्ही ने एक बार ऋषभ की ओर देखा और बिस्तर से नीचे आकर खिड़की की तरफ चली गई और बंद शीशे में से बाहर देखने लगी। तुम आज भी इतने साल बाद भी वही नन्ही हो, वही जरा भी नहीं बदली। तब भी कुछ नहीं कहती थी, आज भी तुम्हारी जुबान पर ना तो कोई शब्द है, ना नफरत के शब्द, ना प्यार के शब्द। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? कैसे सह लेती हो इतना कुछ? कितना बुरा किया तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप चली आई मेरे साथ। डर नहीं लगा तुम्हें कि तुम उसी ऋषभ के पास जा रही हो जिसने तुम्हें इतना दर्द दिया है? ऋषभ ने नन्ही के पास आकर उसी शीशे में से बाहर देखते हुए कहा। नन्ही, जो कब से ऋषभ की बातें सुन रही थी, उसने नजर घुमाकर ऋषभ के चेहरे की ओर देखा और व्यंग से मुस्कुराकर, मैं तो बदल चुकी हूँ, बस आपको ही समझ नहीं आ रहा। आपने जो मेरी आंखों में निडरता देखी है, वह मेरे प्यार की निडरता थी, जो मैं अपने पति वैभव से करती हूँ। और आपने जो डर देखा है, वह किसी गैर आदमी के मेरे करीब आने की वजह से मेरी आंखों में उतर आया था। पर आप आज भी नहीं बदले। आज भी आप वही हो। सिर्फ मुझे दर्द और तकलीफ ही दे सकते हैं आप, और कुछ नहीं। अगर मैं आपके साथ नहीं आती, तब भी आप मुझे तकलीफ ही देते, लेकिन वह तकलीफ मेरे साथ साथ आप मेरे पति को भी देते हैं। इसलिए मैं आपके साथ चली आई, क्योंकि मेरे लिए मेरी खुशी से बढ़कर वैभव की खुशी है, वैभव की दोस्ती, वैभव का प्यार, वैभव का साथ मेरे जीवन की पूर्णता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वैभव के परिवार पर
उसके मम डैड पर कोई तकलीफ आए, इसलिए वैभव के लिए मैं आपके साथ चली आई। जानती हूँ मेरे बिना मेरे वैभव अधूरे हैं, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वह ठीक हैं। वह जहाँ भी रहे ठीक रहे। वह जानते हैं कि मैंने जो किया ठीक किया है। हर बात हर काम में वह हमेशा मेरा साथ देती है। और आपके साथ शायद मैं इसी जन्म में रहूँगी, लेकिन अगले हज़ारों जन्म तक मैं सिर्फ अपने वैभव के साथ रहूँगी। इसलिए आपके साथ चली आई। पत्नी बनाकर ज़बरदस्ती ले आए हैं आप मुझे यहाँ। ज़बरदस्ती डरा धमकाकर पेपर पर साइन करवा लिए आपने। तो अभी आपको पहले की तरह पूरा हक है। अपनी पत्नी पर आप अपना हक आजमा सकते हैं। क्योंकि 6 साल पहले भी जब आपकी पत्नी बनी थी, तब आपको सारे हक दिए थे। लेकिन तब आप मुझे अपनी पत्नी का हक नहीं दे पाए। सिर्फ एक चीज़ समझा आपने मुझे, और आज मैं मन से सिर्फ वैभव की पत्नी हूँ, वैभव की दोस्त, वैभव की प्रेमिका हूँ। मेरी आत्मा वैभव के पास है। आपके पास तो सिर्फ एक बेजान जिस्म आया है, जिसके साथ आप अपनी चाहत के अनुसार व्यवहार कर सकते हैं, नोच सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मैला कर सकते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, इस बार भी जिस पल आप मुझे छुएंगे, सिर्फ एक जिस्म को छू रहे होंगे। उसमें ना तो आत्मा होगी, ना कोई जज्बात, ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ, क्योंकि तकलीफ़ों से बहुत परे जा चुकी हूँ मैं। बोलते वक्त नन्ही के होंठ काँप रहे थे, जिस्म बेजान हो चला था। लेकिन फिर भी ये सब बातें नन्ही ने ऋषभ की ओर जलती हुई निगाहों से देखते हुए कही। नन्ही की बातें सुनते ही ऋषभ की मुठ्ठियां कस गईं। आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं, जैसे अभी नन्ही को अपनी आंखों में भरे गुस्से से भस्म कर देगा। ऋषभ ने एक पल को अपनी आंखें बंद की और फिर झटके से खोलकर नन्ही के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए उसे खिड़की के कांच से टिका दिया। गैर हूं मैं तुम्हारे लिए, और वो वैभव तुम्हारा अपना। तुम मुझे गैर कह रही हो, जिसके बच्चे की तुम माँ हो। उस आदमी को गैर कह रही हो तुम सिर्फ मेरी हो, ऋषभ की। बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, और उसकी सजा मैं पा चुका हूँ। 14 साल तक अपने बेटे से दूर रहा, तुमसे दूर रहा, मौत के मुंह से वापस आया हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि भगवान भी जानता है कि नंदी सिर्फ ऋषभ की है और किसी की नहीं। इसलिए तो देखो, आज भी जिस वैभव को तुम अपने दिल में बसाने की बात कर रही हो ना, जिसके पास तुम्हारी आत्मा है, दिल है तुम्हारा उसके पास, और उसका दिल तुम्हारे पास। पति है ना वो तुम्हारा, पति कहती हो उसे, लेकिन वही पति आज तक तुम्हें छू नहीं पाया, तुम्हारे जिस्म में नहीं उतर पाया, क्योंकि पति का हक सिर्फ मेरा है। तुम्हारे कह देने से वैभव तुम्हारा पति नहीं हो जाता, क्योंकि सबसे पहले तुम मेरी पत्नी बनी थी, और हम दोनों ने पति पत्नी के रिश्ते को बनाया था। भले ही मुझसे गलती हुई है, मैंने ज़बरदस्ती की तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे बेटे की माँ तुम हो। तुमने जिस बच्चे को जन्म दिया वो ऋषभ राय का अंश है, यानी कि मेरा अंश। और फिर भी तुम कहती हो कि वह पति है तुम्हारा। मार दूंगा उसे, इस बार वह मरेगा। नन्ही ने अपनी पूरी ताकत समेटकर ऋषभ को दूर धकेल दिया और अपने सीने पर हाथ रखकर हाँफने लगी। ताकत? बस अपनी मर्दानगी की ताकत आजमाना चाहते हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ता आपको किसी के दुख तकलीफ से, किसी के दर्द से, ये तो जानती हूँ। फिर भी अपने मुंह से ये कहना कि आपने गलती की है और दोबारा उस गलती को नहीं दोहराएंगे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कहते भी हैं और फिर से उसी बातों को दोहराने की कोशिश भी करते हैं। अपनी ही बातों पर आप कभी अडिग नहीं रह पाए। जोर जबरदस्ती, मारना, धमकी देना, यही कर सकते हैं आप। मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि आपके लिए ये बहुत मुश्किल है। मैं आपके सामने रहूं, आपके साथ रहूं, और आप मुझ पर हक ना जताओ, ज़बरदस्ती ना करो। ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक कह रही हूँ ना मैं? और आप क्या जानते हैं मेरे और वैभव के रिश्ते के बारे में? हाँ, नहीं छुआ वैभव ने मुझे, क्योंकि छूने की ज़रूरत ही नहीं लगी। उन्होंने मुझ पर कभी जोर आजमाइश नहीं की, कभी मुझ पर हक नहीं जताया। जानते हो क्यों? क्योंकि दिल से प्यार करते हैं वह मुझे, मोहब्बत दिल से करते हैं। मेरे और वैभव के बीच पति पत्नी का रिश्ता हो या ना हो, लेकिन हम एक ऐसे बंधन में बंध चुके हैं जहाँ ना कुछ पाने की इच्छा है ना खोने की। और आप तो हमारे रिश्ते की बात नहीं करें तो बेहतर है। कभी अपने रिश्ते को आप संभाल नहीं पाए। नन्ही ने गुस्से भरी आंखों से ऋषभ को देखते हुए कहा। ऋषभ फिर से आगे आया और अपने एक हाथ से नन्ही का मुंह दबाया और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़कर अपने करीब करके अपने दांत पीसते हुए, संभाल तो रहा हूँ, कह तो रहा हूँ, अब संभाल लूंगा तुम्हें और अपने बच्चे को। समझी तुम? बाकी लोगों की मुझे परवाह नहीं।
किस काम के वो रिश्ते जिन्होंने मेरे मरने की खबर जानते हुए मेरी पत्नी की शादी किसी और से होने दी? किस काम के रिश्ते? नहीं मानता किसी रिश्ते को। मानता हूँ तो सिर्फ तुम्हें। तुम्हारे साथ जो रिश्ता है उसे निभाना चाहता हूँ अब मैं। मर कर भी मर नहीं पाया। मैं 4 साल से अपने जिस्म पर जख्म लिए पड़ा रहा। हर पल सिर्फ इस आस में ठीक होते ही तुम्हारे पास आकर माफ़ी माँग लूँगा। सपने देखता रहा कि कब तुमसे और अपने बच्चे से मिलूँगा। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे जाते उस वैभव से शादी कर ली। उसकी पत्नी बनकर खुशी-खुशी जीवन बिताने लगी। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन मैं मरा नहीं। इस दिल ने मुझे ज़िंदा रखा जिसमें तुम धड़कती हो मेरी धड़कन बनकर। अब तुम इसे मेरी मोहब्बत समझो, मेरी जिद समझो या मेरा जुनून, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। नन्ही आंखों में आंसू और दर्द लिए ऋषभ को देख रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की जरा भी कोशिश नहीं की, चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। ऋषभ ने नन्ही की आंखों में बहते हुए आंसू देखे तो उसने नन्ही की कमर को छोड़कर दोनों हाथों से नन्ही का चेहरा अपने हाथों में थाम उसके चेहरे के करीब अपने होठ ले गया। नन्ही ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। नन्ही की बंद आंखें देख ऋषभ ने नन्ही को छोड़ दिया और उसकी बाह से पकड़कर उसे खिड़की के लेफ्ट साइड लगे सोफे पर धक्का दिया और उसके ऊपर झुकने लगा। ऋषभ ने इतनी जल्दी में सब कुछ किया कि नन्ही को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने सोफे को एक साइड से कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा घुमा लिया। नन्ही की नजरें अनायासी बेड पर सोए बेद की ओर चली गईं और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। ऋषभ ने नन्ही के ऊपर झुके हुए एक हाथ सोफे पर रख दूसरे हाथ से नन्ही के चेहरे पर आए बालों को हटाया और उसके सर के पीछे अपना हाथ लगाकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। नन्ही ने गुस्से में ऋषभ की आंखों में देखा और फिर नजरें फेरकर बेद की ओर देखने लगी। ऋषभ ने नन्ही की नजरों का पीछा किया। उसकी नजर सोए हुए बेद पर पड़ी। ऋषभ उठा और नन्ही को अपनी बाहों में उठाया और बाथरूम की ओर ले गया। नन्ही को बहुत कुछ गलत होने की आशंका ने घेर लिया। नन्ही अपनी आंखें खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। मन ही मन में कुछ चमत्कार होने की प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि नन्ही जानती थी कि अगर वह विरोध करेगी तो ऋषभ उसके साथ हद से ज्यादा गलत करने पर उतर जाएगा। इसलिए वह खामोश रही। नन्ही के जेहन में वैभव चल रहा था। आंखों के आगे वैभव के साथ बिताए हुए पल किसी रील की तरह चल रहे थे। ऋषभ ने एक पैर से बाथरूम का दरवाजा खोला, बाथरूम में जाकर नन्ही को अपनी बाहों से नीचे उतारा और बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक करने लगा। नन्ही ऋषभ को एकटक देख रही थी। डर के मारे उसका गला सूख रहा था, सारा बदन कांप रहा था, चेहरा पसीने से भरा हुआ था। ऋषभ मुड़कर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर नन्ही की तरफ आने लगा। नन्ही पीछे की तरफ जाते हुए दीवार से सट गई। ऋषभ नन्ही के पास आया और अपना एक हाथ दीवार पर रखकर नन्ही की आंखों में झांकने लगा। नन्ही चेहरा एक साइड घुमाकर अपने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को कसकर पकड़े पकड़े हुए अपना एक पैर दूसरे पैर पर मसल रही थी। क्या हुआ? डर लग रहा है? रोकोगी नहीं? विरोध नहीं करोगी मेरा? छू रहा हूँ तुम्हें, फिर से तुम्हारी इजाज़त के बगैर। सोचो क्या नहीं कर सकता तुम्हारे साथ मैं, और तुम कुछ नहीं कर पा रही हो, और ना ही वह तुम्हारा पति जिसे तुम अपना पति कहती हो। क्यों नहीं आया वह तुम्हें ले जाने? इतनी मोहब्बत करता है तो ले जाए तुम्हें यहाँ से। लेकिन वह भी जानता है उसने गलत किया है तुमसे शादी करके। बस कुछ ही पलों में तुम्हें फिर से अपना बना सकता हूँ मैं। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऋषभ ने नन्ही के चेहरे पर अपनी नज़र बनाए हुए कहा। नन्ही एक साइड से निकलकर जाने लगी तो ऋषभ ने अपना दूसरा हाथ भी दीवार पर रख दिया। नन्ही ने फिर से ऋषभ के चेहरे की ओर देखा और नजरें झुका लीं। ऋषभ की उंगलियां नन्ही को अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो नन्ही ने गुस्से से घूरते हुए ऋषभ को देखा। ऋषभ फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और नन्ही की कमर पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। नन्ही ने अपने दोनों हाथ पीछे दीवार से लगाए और छत की तरफ देखते हुए अपने आंसुओं से भरी आंखें बंद कर लीं, जिससे नन्ही की आंखों के आंसू उसके गाल पर लुढ़क गए। ऋषभ की उंगलियों का स्पर्श अपने पेट पर महसूस करते ही नन्ही सिसक पड़ी थी। ऋषभ ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो उठकर खड़ा हो गया। 2 कदम पीछे जाकर नन्ही के चेहरे की ओर देखने लगा। नन्ही बहते आंसुओं के साथ आंखें बंद किए ऊपर की ओर चेहरा कर खड़ी थी। कुछ देर तक कोई हलचल न होने पर नन्ही ने आंखें खोलकर देखा तो ऋषभ उसके सामने थोड़ी दूर पर खड़ा था। ऋषभ के चेहरे पर टेढ़ी सी मुस्कान देखकर नन्ही का दिल जल उठा। नन्ही ने फिर से चेहरा घुमा लिया और उसी तरह दीवार से सटकर खड़ी रही। ऋषभ अपने दोनों हाथ सीने पर रख नन्ही को देखा। बस टूट गई हिम्मत? बिखर गई तुम?
बस इतनी निडरता थी तुम्हारे प्यार की, तुम खुद को बचा भी नहीं सकती। ऋषभ ने नन्ही को घूरते हुए कहा। नन्ही गुस्से भरी निगाहों से ऋषभ को देखा, फिर अपना साड़ी का पल्ला अपने कंधे से नीचे सरकाते हुए, मुझ में निडरता है या हिम्मत, विरोध है या सहमति, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप जो हक जताना चाह रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी, क्योंकि आपकी हद मैं जानती हूँ। इसलिए आप अपना हक जता सकते हैं, क्योंकि आपको मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी दे चुके हैं, आज भी देने वाले हैं, तो फिर देरी क्यों? इस बार नन्ही ने ऋषभ की निगाहों का अपनी निगाहों से सामना करते हुए कहा। ऋषभ ने नन्ही की बात सुनी और जल्दी से उसके करीब आकर अपने हाथ से उसका चेहरा दबाया और उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगा। फिर एक पल को आंखें बंद की और पीछे हटकर नन्ही की साड़ी का पल्ला उठाया और उसे कवर करते हुए उसे दो पल ठंडी आंखों से देखा और बाथरूम का दरवाजा खोल बाहर आ गया। नन्ही ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे और दीवार के सहारे ही सटकर नीचे बैठकर रोने लगी। ऋषभ बाहर आया, एक नज़र वेद को देखा और बाहर जाने को हुआ। तभी वेद की नींद खुली। उसने जाते हुए ऋषभ को देखा और अपनी मम्मा को आवाज़ देने लगा। ऋषभ ने मुड़कर वेद की ओर देखा और उसके पास आ गया। उसकी एक गाल पर अपना हाथ रखते हुए प्यार किया। अंकल, ना पापा, मम्मा कहाँ है? वेद ने डरते हुए ऋषभ से पूछा। तुम्हारी मम्मा अभी आ जाएंगी, बाथरूम में है। ऋषभ ने बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा। नन्ही अंदर ही बैठी थी। ऋषभ बाथरूम के दरवाजे के पास गया और दरवाजा खटखटाया। वेद उठ गया है, ऋषभ बोला। नन्ही ने सुनकर सर उठाया और अपनी आंखें साफ की और उठकर अपनी साड़ी ठीक करने लगी। बाथरूम में लगे मिरर से उसने खुद को देखा। चेहरा बिल्कुल बेजान हो गया था, आंखें लाल हो गई थी। नन्ही ने पानी के कुछ छींटे चेहरे पर मारे और पास पड़े टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ कर वह बाहर आ गई। बाहर आकर ऋषभ को बेड के पास देखा तो उसके कदम ठिठक गए। वह वहीं खड़ी हो गई। ऋषभ ने नन्ही को दूर खड़े देखा तो पीछे हट गया और नन्ही को इशारा किया। नन्ही आकर बेड के पास बैठ गई और उसे गले से लगा लिया। ऋषभ दूर खड़ा उन दोनों को देखने लगा। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? और आपका चेहरा, आप रो रही थी? वेद ने मासूमियत से नन्ही के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। मैं अभी उठी थी ना, तो बाथरूम में गई थी और नींद नहीं आई ना रात को अच्छे से, इसलिए आंखें लाल हो गईं। मैं रो नहीं रही थी, नन्ही ने प्यार से वेद के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मुझे पता है मम्मा, आपको पापा की याद आ रही है ना? वेद नन्ही के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। वेद की बातें सुनकर नन्ही की आंखें बड़ी हो गईं। वहीं दूर खड़े ऋषभ की आंखों में गुस्सा उतर आया। नन्ही चेहरा घुमाकर ऋषभ को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर नन्ही ने वेद की तरफ देखकर पलकें झपकाईं और ऋषभ की ओर देखने का इशारा किया। वेद ने मासूमियत से ऋषभ की ओर देखा और चुप होकर नन्ही के सीने से लग गया। ऋषभ आगे बढ़ा और वेद के पास बैठ गया। वेद ने नजरें उठाकर ऋषभ को देखा और फिर से नन्ही के सीने से लग गया। ऋषभ ने वेद की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर, मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था ना वेद, तुम्हारा पापा मैं हूँ और वैभव नहीं, इसलिए तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को उसकी याद कभी नहीं आनी चाहिए, समझे तुम? ऋषभ ने गुस्से से कहा। नंदी ने ऋषभ के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से वेद की कलाई छुड़ाई और वेद को अपनी बाहों में लेकर, बच्चा है ये, आपके गुस्से से डर जाएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं इसे समझा दूंगी। नन्ही ने ऋषभ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। ऋषभ ने एक नज़र वेद को देखा और उठकर कमरे से बाहर चला गया। वेद की आंखों से आंसू निकल आए थे। नन्ही ने वेद का चेहरा अपने हाथों में भरा और आंसू साफ करते हुए कहा, वेद बच्चा, प्लीज आप कुछ नहीं बोलोगे, मैं नहीं चाहती कि आपको कोई हार्म करे, आपको कोई गुस्सा करे। प्लीज आप वैभव पापा का नाम तब तक नहीं लोगे जब तक हम उनके पास नहीं चले जाते। नन्ही ने प्यार से वेद को समझाते हुए कहा। सॉरी मम्मा, मैं अब ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे वह अंकल गुस्सा हो जाए। तभी दरवाजे पर आहट हुई। नन्ही दरवाजे के पास आई। दरवाजा खुला था पर वह आदमी बाहर ही खड़ा था। नन्ही ने दरवाजा खोला और बाहर देखा तो वह आदमी जूस लिए खड़ा था। उसने सर झुकाते हुए नन्ही से कहा, मैम, सर ने जूस भेजा है आपके लिए और बाबा के लिए। नंदिनी ने उसके हाथ से ट्रे पकड़ ली और आदमी सर झुकाकर वापस चला गया। नंदिनी ने देखा वहां आसपास गैलरी बनी हुई थी। नंदिनी ने आगे जाकर रेलिंग से नीचे देखा तो ऋषभ हॉल में किसी लड़की के साथ बैठा था और गुस्से से बातें कर रहा था।
नन्ही ने चारों तरफ नजर घुमाई तो बहुत सारे आदमी गन लिए खड़े थे। नन्ही हॉल में बैठी लड़की की बातें सुनने लगी, पर ऊंचाई होने के कारण उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और उस लड़की की पीठ नन्ही की तरफ थी। ना तो उसका चेहरा देख पा रही थी, ना ही उसकी बातें सुन पा रही थी। लेकिन तभी एक आदमी नन्ही के पास आया। मैम प्लीज आप रूम में चले जाइए, सर ने मना किया है आपको बाहर आने के लिए। नन्ही ने एक जलती सी निगाह उस आदमी पर डाली और जूस के गिलास लेकर अपने रूम में चली गई। रूम को अंदर से लॉक किया और जूस लेकर बेद के पास आ गई। बेद को जूस पिलाया और अपना गिलास साइड में रख दिया और सोचने लगी, आज तो बच गई, लेकिन आगे क्या होगा? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहीं वैभव की बात ठीक तो नहीं थी? मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? क्योंकि ऋषभ बहुत भयानक है, कब क्या कर जाए कुछ नहीं पता। फिर पता नहीं आज क्यों चले गए। अगर उन्होंने फिर से वही सब करने की कोशिश की तो मैं कैसे रहूंगी? मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा और वैभव को सब बताना होगा। शायद आज ही फिर से मैं उसी दौर से गुजरती जिस तरह पहले गुजर चुकी हूँ। लेकिन इस बार तो मैं खुद वहीं आ गई हूँ जहाँ मुझे कभी नहीं होना चाहिए था। लेकिन नहीं, अब मैं ऋषभ को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। उनकी हर बात का विरोध करूंगी। लेकिन मेरे विरोध को नहीं माने तो? कहीं आज मेरा विरोध नहीं करने पर ही तो उन्होंने मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की? हो सकता है अगर मैं विरोध करूं तो वह फिर से मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। इस बार अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो मैं खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लूंगी। और मुझे नहीं लगता बेद के सामने कुछ ऐसी हरकत करेंगे। मुझे खुद को बचाना ही होगा। मुझे कुछ सोचना ही होगा। नन्ही अपनी सोच में गुम थी। तभी दरवाजे पर फिर से आहट हुई। बेद बेड पर बैठा चिप्स खा रहा था, जो ऋषभ ने पहले ही उसके रूम में रखवाए हुए थे। नन्ही ने बेद को देखा और उठकर दरवाजा खोलने गई। ऋषभ को देखकर फिर से नन्ही के कदम ठिठक गए और आंखों में डर उभर आया। ऋषभ अपने हाथ में बहुत सारे पैकेट्स लेकर रूम में दाखिल हुआ। उसने बेद के पास जाकर सारे पैकेट्स बेद के आगे रख दिए। बेद ने एक नज़र नन्ही को देखा। नन्ही ने इशारे में अपनी पलकें झपकाईं तो बेद ऋषभ की ओर देखने लगा। ऋषभ एक एक कर पैकेट खोलने लगा और उसमें से खिलौने निकालकर बेद के सामने रखने लगा। खिलौने देखकर बेद की आंखों में चमक आ गई। बेद खिलौनों को अपने हाथ में लेकर खेलने लगा। ऋषभ ने बेद के चेहरे पर खुशी देखी तो अपने हाथ बेद के चेहरे पर हाथ लगाया और पूछा, पसंद आए तुम्हें खिलौने? बेद ने नजरें उठाकर मासूमियत से ऋषभ की ओर देखा और हाँ में गर्दन हिलाई। ऋषभ बेद को गले लगाने को हुआ तो बेद थोड़ा सा पीछे हट गया। ऋषभ ने एक नज़र सामने नन्ही की ओर देखा और वापस बेद को देखने लगा। बेद ने नन्ही की तरफ देखा तो नन्ही ने अपनी पलकें झपकाकर इशारा किया तो खुद ही ऋषभ के सीने से लग गया। ऋषभ बेद को अपने सीने से लगाया और उसकी आंखों में नमी उतर आई। ऋषभ के सीने से लगे हुए ही बेद ने सवाल किया, ये सब खिलौने मेरे हैं पापा? पापा सुनते ही ऋषभ ने बेद को खुद से अलग किया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। पहली बार ऋषभ के चेहरे पर मुस्कुराहट बिल्कुल पवित्र लग रही थी। नन्ही ने भी ऋषभ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो एक पल के लिए नन्ही के चेहरे पर भी मुस्कुराहट की कुछ लकीरें आ गईं। ऋषभ ने एक नज़र नन्ही को देखा, फिर उसने जल्दी से सारे खिलौने बेद को दिए और कहा, ये सब तुम्हारे हैं, तुम इनके साथ खेल सकते हो। वे सारे खिलौने उठा उठा कर देखने लगा। ऋषभ उठकर नन्ही के पास आया। नन्ही के पैर थरथरा गए। वह 2 कदम पीछे हटने को ही ऋषभ दूसरी साइड मुड़कर बाहर जाने लगा। नन्ही ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल ऋषभ नन्ही के कान के पास अपने होंठ लाकर बोला, हो गया एक पल के लिए कमजोर, जब अपने बेटे से अपने लिए पापा सुना और खुद से वो मेरे सीने से लगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरा दिल पसीज गया तुम्हारे लिए। अगर तुम ऐसा सोच रही हो, तुम गलत सोच रही हो। तुम दोनों को भी यही रहना है। खिलौने लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे खिलौना समझने की कोशिश मत करना। इसलिए कुछ भी करने की खेल खेलने की कोशिश मत करना, वरना मुझे अपना भयानक रूप दिखाने में एक पल भी नहीं लगेगा। बेद प्यार से रहेगा तो ठीक है, वरना उसके साथ भी मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों को अपने पास रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज तुम्हारे करीब नहीं आया क्योंकि मोहब्बत हो गई है तुमसे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। पाना चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन अब तुम्हारी मर्जी के साथ, तुम्हारे विरोध या मजबूरी के साथ नहीं। और कुछ देर पहले जो तुम रेलिंग के पास बाहर देख रही थी, उससे ज़्यादा कुछ सोचने या करने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। मेरी नज़र हर पल तुम पर है।
कपड़े लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए और वेद के लिए। कुछ और चाहिए तो सुबह तुम्हारे पास एक लड़की आएगी, उसे बता देना। जो भी चाहिए होगा हाजिर हो जाएगा। सुबह इस रूम में टीवी का अरेंजमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि इस बंद कमरे में रहने के लिए कुछ तो इंटरटेनिंग होना चाहिए जिससे तुम अपना टाइम पास कर सको। बाहर आने की तुम्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं है। सब ने बेड पर पड़े हुए लिफाफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। पहन लो। और कहने के बाद ऋषभ सीधा बाहर निकल गया। नन्ही ने जाते हुए ऋषभ को देखा और जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया और दरवाजे से पीठ लगाकर खड़ी हो गई। वेद खिलौने के साथ खेलने में मगन था। नन्ही वेद के पास आई तो वेद ने खुशी खुशी नन्ही को सारे खिलौने दिखाए। वेद को खुश देखकर नन्ही के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वेद खिलौने से खेलने लगा। नन्ही ने वह पैकेट उठाया और बाथरूम में चली गई। नन्ही ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें फॉर्मल नाइटवियर थे। नन्ही चेंज करने लगी तो थोड़ी देर पहले हुए दृश्य उसकी आंखों के सामने आने लगे। नन्ही के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। जल्दी से उसने कपड़े चेंज किए और बाथरूम से बाहर आ गई। वेद ऋषभ की लाई हुई वीडियो गेम खेल रहा था। नन्ही ने छुपाया हुआ अपना फ़ोन निकाला और वैभव का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ फ़ोन बजते ही वैभव ने जल्दी से फ़ोन कान से लगाया। तुम ठीक हो नन्ही? वेद कैसा है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम दोनों ठीक हो ना? उस ऋषभ ने तुम दोनों के साथ कुछ किया तो नहीं? नन्ही तुम चुप क्यों हो? उसने कुछ गलत तो नहीं किया? आप कुछ बोलने दोगे तभी तो कुछ बता पाऊंगी ना। नन्ही धीमी आवाज में कहा। हाँ बोलो नन्ही, मैं ठीक हूँ वैभव, आप चिंता मत कीजिए। वेद भी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया। तुम सच कह रही हो ना? मुझे बहुत डर लग रहा है नन्ही, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। डरने की कोई बात नहीं है वैभव, जल्दी ही हम फिर से मिलेंगे। मुझे कुछ वक्त दीजिए वैभव, क्योंकि यहाँ पर बहुत पहरा है। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं देखने की कोशिश करूँगी, जानने की कोशिश करूँगी कि मैं कहाँ पर हूँ। तुम चिंता मत करो नन्ही, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पता करने की। पुलिस ऋषभ को हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रही है। जब तुम जा रही थी तुम्हें बताना चाहिए था, हम उसका पीछा करके उसे पकड़ सकते थे। जानती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऋषभ को पता चल जाता तो वह राय फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन अभी मैं उसके साथ रहकर यहाँ उसके बारे में खोज खबर लेने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम्हारा नंबर ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी अपनी तरह से पूरी कोशिश करो, लेकिन सावधानी से। इस सब को कुछ भी गलत करने का मौका मत देना। वेद कहाँ है नन्ही? मेरे सामने है, खेल रहा है टॉयज के साथ। जानती हूँ आप बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करा सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गलती से भी वो ऋषभ या किसी और के सामने ये बात बोल दे। समझ सकता हूँ, तुम बस अपना और वेद का ख्याल रखना। जी रखती हूँ। अब आप भी अपना ख्याल रखना, नंदी ने भावुक होते हुए कहा और फोन काट दिया। दूसरी तरफ फोन करते ही वैभव की आंखों में नमी आ गई। उसने जल्दी से पुलिस को फोन लगाया और दूसरी तरफ से फोन उठते ही, और कितना वक्त लगेगा आपको? आप जानते नहीं हैं नंदी किस खतरे में है। वहां पर वेद है, वहां वह इंसान कुछ भी कर सकता है। जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश कीजिए। जी मिस्टर व्यास, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी हम उस तक पहुंच जाएंगे। ये सब बहुत शातिर है। जहां जहां तक सीसीटीवी है, वह एक गाड़ी में गया है और आगे जाकर उसने वह गाड़ी बदल दी है। इसलिए हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, पर जल्दी ही उसका पता चल जाएगा। आपकी पत्नी और आपका बच्चा सही सलामत आपके पास पहुंच जाएंगे। भरोसा रखिए हम पर। वैभव ने हाँ में जवाब दिया और फोन काट दिया और सोफे के पीछे सर लगाकर आंखें बंद कर ली। नेहा आई और उसने वैभव के कंधे पर हाथ रखा तो वैभव ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में नमी देखकर नेहा उसके सामने आ गई और उसके पास बैठकर उसके हाथ पर हाथ रखकर कहने लगी, जानती हूँ तुम परेशान हो वैभव, हमें जल्दी नन्ही का पता चल जाएगा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा नेहा, 2 दिन हो गए और वेद नन्ही का कुछ पता नहीं लग पा रहा है। अगर उन दोनों के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बोलते हुए वैभव खामोश हो गया। रात हो चुकी थी। ये सब नन्ही के रूम में नहीं गया था। उसने एक आदमी के हाथों खाना भिजवा दिया और खुद नीचे अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों के सामने नन्ही का बेबस चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपने बालों में धंसाए और ऊपर की ओर देखते हुए, क्यों तुम्हें तकलीफ देते वक्त अब मुझे तकलीफ हो रही है?
मोहब्बत तो मैं तुमसे शुरुआत से करता हूँ, लेकिन अब यह मोहब्बत तुम्हारे दर्द में मुझे दर्द क्यों दे रही है? तुम्हारी आंखों के आंसू देखते ही मेरे दिल में टीस क्यों उठने लगती है? क्यों? आज जब तुमने भी विरोध नहीं किया, तब भी मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पाया। आना चाहता हूँ तुम्हारे करीब, लेकिन क्यों तुम्हारी मर्जी का इंतजार है मुझे, यह जानते हुए कि मेरे करीब आने में तुम्हारी मर्जी कभी शामिल नहीं हो सकती। दर्द ही इतने दिए हैं कि वह सारे दर्द अब मेरे सीने में उठ रहे हैं। जब जब सुनता हूँ तुम किसी से मोहब्बत करने का बखान अपनी जुबान से करती हो, दिल टूट जाता है मेरा। अब मर जाऊंगा शायद, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पाऊंगा नन्ही। ऋषभ चीख पड़ा था। ऋषभ का रूम गिलास प्रूफ होने के कारण उसकी चीख रूम में ही दबकर रह गई। नन्ही बेद को खाना खिलाकर खाना खाने बैठी थी। उसके गले के नीचे खाना नहीं उतरा, तो उसने थोड़ा सा खाकर बाकी प्लेट साइड में रख दी और बेद को लेकर बेड पर आगे पीछे अधलेटी सी होकर बेद को थपकी देकर सुलाने लगी। कुछ ही देर में बेद सो गया तो नंदी ने उठकर अपने रूम की खिड़की से बाहर देखा। बाहर दो आदमी थे, बाकी सारे आदमी शायद नीचे थे। दोनों आदमी कुर्सी से टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठे थे। नन्ही वापस आई और अपने पैरों की पायल और हाथ की चूड़ियां उतारकर टेबल पर रखी और बिना चप्पल पहने रूम के बाहर गई। उसने बाहर दोनों आदमी को देखा तो दोनों खर्राटे मार रहे थे। नन्ही एक साइड सीढ़ियों की तरफ से नीचे जाने लगी। हाल में आकर नन्ही ने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। एक लाल रंग की रोशनी वाला छोटा सा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन नन्ही फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। नन्ही ने चारों तरफ घूमकर देखा तो वहां से कोई पहरेदार नजर नहीं आया। एक रूम की तरफ बढ़ी। रूम के दरवाजे पर खड़े होकर उसने अंदर देखा। रूम के दरवाजे पर बड़ा सा शीशा लगा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नन्ही दोनों हाथ शीशे पर रखते हुए देखने लगी और अंदर बैठा ऋषभ उसे साफ साफ दिखाई देने लगा। ऋषभ सोफे पर पीछे से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। नन्ही को उसकी आंखों में बहते आंसू दिखाई दिए। नन्ही दो कदम पीछे हटी और सोचने लगी, यह क्यों रो रहे हैं? कौन सा दर्द है? यह तो सिर्फ दर्द देना जानते हैं, रुलाना जानते हैं। आज खुद रो रहे हैं, वह भी अकेले में। कर्म ही ऐसे किए हैं, पास कोई चुप कराने वाला भी नहीं है। ऋषभ के शून्य भाव चेहरे पर देख एक पल नन्ही ठहर सी गई। दिल में टीस उठी, धड़कन ने शोर मचा दिया। लेकिन अगले ही पल उसने सर झटक दिया। लेकिन मुझे क्या? मुझे जल्दी से सब तरफ देखना होगा, राय फैमिली कहाँ है। इससे पहले ऋषभ को पता चले, नन्ही वापस मुड़ते हुए और बाकी कमरों का मुआयना करने लगी। जैसे ही नन्ही एक बड़े से रूम के छोटे से दरवाजे के पास पहुंची, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। नन्ही ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। दूसरी तरफ वैभव शराब के नशे में झूमता हुआ ब्यास हाउस के दरवाजे पर खड़ा जोर जोर से घंटी बजा रहा था। नेहा ने आवाज सुनी तो दौड़कर सीढ़ियों की तरफ आई और नीचे हाल में पहुंच गई। राजेंद्र जी, मेघा जी सो रहे थे। नेहा ने उन्हें जगाना चाहा, क्योंकि नेहा असमंजस में थी कि इस तरह बेल कौन बजा रहा है। राजेंद्र जी और मेघा जी नन्ही को लेकर कुछ दिनों से परेशान थे। नेहा ने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा। फिर उसने को सोचा और दरवाजे के पास आ गई। दरवाजे के हॉल से उसने देखा तो सामने वैभव खड़ा था। नेहा ने दरवाजा खोला। नशे की हालत में वैभव उसके ऊपर आ गिरा। गिरने से वैभव और नेहा के होंठ आपस में टकरा गए। वैभव के नेहा के ऊपर गिरते ही नेहा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वैभव बेहोश हो चुका था। नेहा ने जल्दी से अपने ऊपर से पीछे किया और उठकर बैठ गई। उसने 2-3 बार वैभव के चेहरे पर थपकी देकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वैभव नहीं उठा। नेहा जल्दी से किचन की तरफ भागी और गिलास में पानी लेकर आई और वैभव के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। वैभव को हल्का सा होश आया तो उसे सामने नेहा के रूप में उसे नन्ही दिखाई दे रही थी। वैभव उठने की कोशिश करने लगा। नशे की वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। नेहा ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। वैभव नेहा के चेहरे में नन्ही को देखकर मुस्कुरा रहा था। नेहा ने धीरे धीरे वैभव को उठाया और सोफे के पास ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। नेहा मुड़ने को हुई तो वैभव ने उसकी कलाई पकड़ ली। नेहा ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। आई लव यू नन्ही, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। वैभव नशे की हालत में नेहा की ओर देखकर बोल रहा था। वैभव के मुंह से यह शब्द सुनते ही नेहा की आंखों में नमी आ गई। वैभव ने नेहा का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। नेहा वैभव के ऊपर गिर गई। वैभव ने नेहा के चेहरे पर आए हुए बाल अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे के करीब होने लगा और उसके होठों पर होठ रख दिए।
नन्ही को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होते ही उसकी आंखें डर से बंद हो गईं। नन्ही की हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके। तभी किसी ने अपने कोमल हाथों से नन्ही के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। नन्ही ने आंखें खोलकर देखा तो सामने साधना को देखकर नन्ही की आंखों में हैरानी और खुशी के भाव छलक गए। वह दोनों इस वक्त रेड कलर के बल्ब की रोशनी के नीचे खड़ी थी। दोनों को एक दूसरे का चेहरा दिखाई दे रहा था और दोनों के चेहरे पर खुशी और दर्द के मिले जुले भाव उभर आए। नन्ही ने साधना को गले से लगा लिया और रोने लगी। साधना ने नन्ही की सिसकी की आवाज सुनी तो उसके मुंह पर हाथ रखकर साइड में ले गई। तुम यहाँ कैसे नन्ही? क्या फिर से ऋषभ भैया तुम्हें जबरदस्ती यहाँ ले आए हैं? साधना ने बेचैनी से कहा। पहले आप बताइए भाभी, आप कैसी हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? ऋषभ ने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? मुझे बताइए ना भाभी, बाकी सब कहाँ हैं? नन्ही ने भी उतनी बेचैनी से साधना से सवाल किया। भाई ने तो मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन बोलते बोलते साधना चुप हो गई। बोलो ना भाभी, नेहा ने बताया था ऋषभ के साथ जो लड़की है उसने आपको टॉर्चर किया। आप प्रेग्नेंट हैं, फिर भी ऋषभ को आप पर तरस नहीं आया? प्लीज भाभी बोलिए ना। और परी पर भी? वह परी के साथ कैसे कर सकता है? मैं ठीक हूँ नन्ही, बाकी सबका मुझे पता नहीं। परी यहाँ पर नहीं है, वह तो बोर्डिंग स्कूल में है। पर माँ पापा मुझे कुछ पता नहीं वो सब कहाँ है। हाँ, मुझे टॉर्चर किया जा रहा था ऋषभ की ओर से और उस लड़की की ओर से, लेकिन मैं नहीं जानती कि यह सब क्यों हुआ। कितने दिनों बाद आज मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई है। मुझे सबसे अलग रखा गया है। पहले की तरह अब मुझे इंजेक्शन नहीं दिए जाते। काफी दिन तक मुझ में लगाए गए इंजेक्शन का नशा रहता है, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले ही होश में आई तो खिड़की से बाहर निकलकर बाकी सबसे मिलने के लिए निकली। लेकिन मैंने अभी तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हारे पास चली आई। तुम यहाँ कैसे नन्ही? वैभव कहाँ है? कब से हो तुम यहाँ? साधना एक साथ सारे सवाल किए जा रही थी। नन्ही एक बार फिर साधना के गले लग गई तो साधना ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों कुछ देर रोती रहीं। फिर नन्ही ने साधना को हटाते हुए पूछा, कौन है वह लड़की भाभी जो इन सब में ऋषभ का साथ दे रही है? पहले तो मुझे लगा था कि वह नेहा है, लेकिन नेहा ने मुझे सब बता दिया। आपने तो उसे देखा होगा। कौन है वह लड़की जो आपको नशे के इंजेक्शन दे रही है? नन्ही का सवाल सुनते ही नेहा की आंखें डर से बड़ी हो गईं। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती नन्ही। अगर हम दोनों को किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा, इसलिए तुम जाओ, मैं देखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ पता करने की। वह सब भी यहीं हैं। नहीं भाभी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे भी जल्द से जल्द आप सबको यहाँ से निकालना है और वैभव को यहाँ का पता बताना है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, इसलिए हमें साथ मिलकर सबको ढूंढना होगा और यहाँ से निकलना होगा, नन्ही ने कहा। तो साधना ने उसकी बात मानकर कहा, ठीक है, लेकिन हमें जल्दी ही पता करना होगा, वरना अगर किसी को भनक भी लग गई तो हम दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नन्ही ने हाँ में गर्दन हिलाई और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन तभी हवेली का दरवाजा धड़ाम से खुला और एक लड़की अंधेरे में ही ऋषभ के कमरे की ओर बढ़ गई। नन्ही और साधना पिलर की ओट में छुप गईं। साधना ने एक नज़र उस लड़की को देखा और फिर नन्ही का चेहरा देखने लगी। नन्ही उस लड़की के चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह लड़की सीधा ऋषभ के कमरे के पास चली गई और रिमोट से बटन दबाया तो ऋषभ के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और वह लड़की कमरे के अंदर चली गई। नन्ही ने हैरानी भरी आंखों से साधना की तरफ देखा और पूछा, क्या यह वही लड़की है? साधना ने हाँ में गर्दन हिला दी। तुम्हें अपने कमरे में जाना होगा नन्ही। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या करेगी, इसलिए तुम जाओ, मैं कोशिश करती हूँ, मैं ढूंढती हूँ सबको। नहीं भाभी, अब मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर नन्ही ऋषभ के कमरे की ओर बढ़ गई। साधना उसको रोकने की कोशिश में उसके पीछे गई। दोनों ही ऋषभ के कमरे के बाहर कांच में से अंदर देख रही थी। साधना बार बार नन्ही को खींचकर ऊपर जाने के लिए कहने लगी, लेकिन नन्ही नहीं मानी। नन्ही कमरे में झांक रही थी। अंदर वो लड़की कमरे का सामान इधर उधर फेंक रही थी। ऋषभ चुपचाप उस लड़की को देख रहा था। वह दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे, लेकिन कांच की वजह से नन्ही को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह लड़की नन्ही की ओर पीठ करके खड़ी थी। फिर अचानक ऋषभ उठा और उस लड़की के मुंह पर एक तमाचा मार दिया। वह लड़की उसी में भिन भिन आ गई
और नन्ही उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रही थी। लेकिन जैसे वे लड़की गुस्से में वापस मुड़ी और बाहर जाने लगी तो उसे देखकर नन्ही की आंखें हैरानी से फैल गईं। नन्ही अपने सीने पर हाथ रखकर दीवार से सट गई। साधना भी उसके साथ खड़ी हो गई। वह लड़की जल्दी से रूम के बाहर निकली और मेन गेट से बाहर चली गई। नन्ही वहीं दीवार से टिककर निढाल सी बैठ गई। साधना ने नन्ही के कंधे पर हाथ रखा और एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। उन दोनों की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। साधना ने नन्ही को अपने गले से लगा लिया। शांत होने पर नन्ही उठी और ऊपर की तरफ जाने लगी। साधना ने एक नज़र ऊपर जाते देखा और खुद भी अपने रूम में चली गई। गार्ड अभी भी सो रहे थे। नन्ही दबे पांव अपने रूम में आ गई और बेड के पास आकर लेट गई। रोते रोते कब नन्ही की नींद लग गई उसे पता नहीं चला। साधना भी कमरे में बैठी किसी सोच में गुम थी। उसे नन्ही की चिंता सता रही थी और अपने परिवार को ना ढूंढ पाने की टीस मन में उठ रही थी। धीरे धीरे चांद छुपा और सूरज निकल आया। खिड़की में से सूरज की किरणें वैभव के चेहरे पर पड़ी तो वो उठकर बैठ गया। नेहा तभी बाथरूम से नहाकर निकली। वैभव ने नेहा को देखा तो उसकी आंखों में हजारों सवाल उतर आए। नेहा शीशे के सामने खड़े होकर बाल सुखाने लगी। वैभव उठा और नेहा के पास आकर उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। नेहा वैभव की आंखों में देखने लगी। नेहा का इस तरह देखना वैभव के मन में चिढ़ पैदा कर रहा था। वैभव ने अपने दोनों हाथों से नेहा के दोनों कंधों पर जोर बनाते हुए कहा, तुम इस तरह मेरे रूम में क्या कर रही हो नेहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नन्ही की साड़ी पहनने की? वैभव ने जलती निगाहों से नेहा को देखते हुए सवाल किया। नेहा अपने दोनों हाथों से वैभव के हाथ अपने कंधे से हटाते हुए फिर से घूमकर मिरर की तरफ देखने लगी। मिरर में देखते हुए ही नेहा ने कहा, यहाँ नहीं तो कहाँ जाऊंगी? तुम तो रात होश में भी नहीं थे। तुम्हें कहाँ कुछ याद होगा? जिस हालत में मैं थी उस हालत में इस रूम से नहीं निकल सकती थी, इसलिए नहाकर नन्ही की साड़ी पहन ली। तुम कहना क्या चाहती हो नेहा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये सब कहने से मैं तुम्हारी बात सच मान लूंगा? तो तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, क्योंकि मैं चाहे नशे में भी रहूं अभी नन्ही के अलावा मुझे और किसी की करीबी का ख्याल भी नहीं आएगा। इसलिए मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं। वैभव ने शीशे में नेहा का चेहरा देखते हुए कड़वाहट के साथ कहा, और मुझे तुम्हें यकीन दिलाने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है वैभव। मैं जा रही हूँ, कहकर नेहा बाहर की ओर बढ़ गई। वैभव नेहा की कलाई कसकर पकड़ते हुए, पता नहीं क्यों मुझे तुम पर जरा विश्वास नहीं है, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी तुमने हमें कुछ नहीं बताया और तलाक पेपर पर साइन लेकर भी तुमने नन्ही को वहां जाने दिया। फिर भी नन्ही के वहां जाने के फैसले पर भी मुझे कुछ नहीं बताया, और अब मेरे नशे में होने का फायदा उठाकर तुम मेरे रूम में पहुंचकर मेरी नन्ही की जगह लेने की कोशिश कर रही हो। कहीं यह सब तुम्हारी साजिश तो नहीं? लेकिन एक बात सुन लो, नन्ही की करीबी मुझे किसी और के करीब नहीं जाने देगी, फिर चाहे मैं नशे में हूँ या पूरे होशो हवास में। नेहा ने गुस्से से वैभव की ओर देखा और हाथ छुड़ाकर नीचे चली गई। वैभव ने गुस्से में आकर जोर से खिड़की पर हाथ मारा, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। लेकिन वह दर्द को भूलकर रात के बारे में सोचने लगा। काफी देर याद करने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया तो उसने किसी को फोन किया। कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन काटा और अपना एक हाथ बालों में धंसाकर कुछ सोचने लगा। क्या सच में कल रात नेहा के साथ मैंने कुछ नहीं, मैं नन्ही के अलावा किसी का नहीं हो सकता। मैं ये गलत हरकत कभी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? नन्ही को दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई तो उसकी नींद खुली। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और दरवाजे पर आकर दरवाजा खोला। सामने ऋषभ खड़ा था। ऋषभ को देखते ही नन्ही वापस मुड़कर बेड के पास आकर बैठ गई। ऋषभ भी नन्ही के पास जाकर खड़ा हो गया। नन्ही ने ऋषभ को देखा और उठकर खिड़की के पास चली गई। ऋषभ भी उसके पीछे खिड़की के पास चला गया। काफी देर चुप रहने पर नन्ही ने कहा, कुछ कहना चाहते हैं? नन्ही की आवाज सुनकर ऋषभ नन्ही के बराबर खड़े होकर खिड़की से पीठ लगाकर उसके चेहरे को घूरने लगा। नन्ही ने ऋषभ को खुद को घूरते हुए पाया तो वापस मुड़ने लगी तो ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। नन्ही के बदन में फिर से कपकपी उठ गई। मेरे मना करने के बाद भी तुम नहीं मानी। मना किया था ना रूम से बाहर नहीं निकलोगी, पर तुमने नहीं सुना। ऋषभ ने नन्ही की कलाई पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहा। ऋषभ की बात सुन नन्ही ने डर के मारे आंखें उठाकर ऋषभ की ओर देखा और फिर नजरें झुका ली। अब तो मैं आपके पास हूँ,
आपके साथ रहने के लिए भी तैयार हूँ। तब भी आपने साधना भाभी और बाकी सबको यहाँ क्यों रखा है? नन्ही ने नज़र झुकाई ही ऋषभ से सवाल किया। यह सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। वह मेरी फैमिली है, मैं उन्हें अपने पास रखूँ या दूर, इस बात से तुम्हें कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। तुमसे जो कहा गया है, तुम सिर्फ वही करोगी। इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि मैं साधना भाभी को और टॉर्चर करूँ, आज के बाद इस रूम के बाहर निकलने की भी हिम्मत मत करना। और अब तो तुम जान ही गई हो कि मेरे साथ इन सब में कौन है, इसलिए सबकी सलामती चाहती हो, तो चुपचाप आँखें और ज़ुबान बंद करके यहाँ मेरे साथ रहो। ऋषभ ने गुस्से से कहा और रूम से बाहर निकल गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।